एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रोकुत्रो को, उसी जाइंट की कहानी जिसे हमेशा बचपन से भूख लगा करती थी, जहाँ पे उसके माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। पर बड़ा जैसे ही वो होते गया उसकी भूख बढ़ती गई और वो इंसानों को मारता गया। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जब हम देखते हैं गेंजी के ऊपर रोकुत्रो हमला कर देता है और गेंजी एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। उसका चोट इतना घायल होता है कि उसकी पेट की पूरी चमड़ी फट चुकी होती है। सागिरी किस तरह गेंजी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर गेंजी कहता है कि नहीं, मेरा समय आ चुका है, तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर हमला करे। और उतने में रोकुरो इसके पीछे आ जाता है और सागिरी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर गाबीमारू उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पर गाबीमारू साथ ही साथ ये भी कहता है ये क्रिमिनल है या फिर एक मॉन्स्टर है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। सागिरी से बताती है इसका नाम रोकुरो है, जो कि बिजान का जाइंट है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और इसके साथ ईजैन को रखा गया था। ईजैन के साथ हुआ क्या? पर गाबीमारू जब इसकी आंखों में देखता है तो उसे दिखता है ये आंखें तो एक दरिंदे की है जो कि अपने शिकार के लिए निकला है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे, इसका मतलब मुझे इसे मारना पड़ेगा। गाबीमारू साथ में सोच रहा होता है जो मैंने इस लात मारी वो काफी ज्यादा ताकतवर थी, पर इसका शरीर जो है वो इवागाकुरी के निंजा जितना स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब मुझे अपने विरोधी की पहले एबिलिटीज को भापना पड़ेगा, फिर जाके मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे ये देखना पड़ेगा ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अचानक से ये देखता है जो रोकुरो होता है वो पेड़ उखाड़ लेता है और गाबीमारू के ऊपर जोर से फेंकता है, पर किसी तरह गाबीमारू इसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। पर ये सोचता है ये फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। उतने में गाबीमारू यूजरिया को चिल्लाता और कहता है यूजरिया तुम मेरी मदद नहीं करोगी क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। पर यूजरिया कहती कि हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस तो किया था, मुझे याद है वो प्रॉमिस। तुम्हारा काम है लड़ना और मेरा काम है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, यही तो हमने प्रॉमिस किया था। तो गाबीमारू जाओ जाओ उसको हराओ, उससे हारना मत। गाबीमारू फिर सोचता है कि किसी तरह ये इसके अगर हाथों को रोक दे तो इसे हरा पाएगा, पर इस जाइंट के इतने बड़े हाथ होते हैं ये कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से गाबीमारू को इसके हाथ को डॉज करना पड़ता है। गाबीमारू साथ में सोच रहा होता है कि इसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके हाथ के जो स्विंग है वो काफी ज्यादा फास्ट है और ताकतवर भी, तो इसे हराना लगभग नामुमकिन के बराबर है। गाबीमारू फिर फैसला करता है वो अपने निंजुत्सु को यूज करेगा, पर इन हमलों से भी रोकुरो को बिल्कुल चोट नहीं लगती है, जबकि आसपास के पेड़ तहस नहस हो चुके होते हैं। यहाँ पे गाबीमारू अलग अलग पावर्स का यूज करके यानी कि अलग अलग निंजुत्सु का यूज करके इसके ऊपर हमला करता है, पर ये हरा नहीं पा रहा होता इसे। वही हमें गेंजी को दिखाया जाता है जो कि सागिरी को यहाँ से भागने के लिए कहता है और कहता है तुम काफी ज्यादा अजीब हो, कुछ देर पहले तुम एक मर्द की तरह बात कर रही थी, अब ऐसा लगता है तुम एक औरत की तरह बात कर रही हो। ये एक मर्द और औरत करने का समय नहीं है, हमें आपको भी ठीक करना है। पर गेंजी कहता है तो तुम ऐसे जीना चाहती हो? तुमने एक चीज को चुनने की जगह दोनों चीज को चुन ली है, ना मर्द ना औरत, ना ताकत ना कमजोरी। तुमने उन दोनों का ऑपोजिट चुना है, तुमने उन दोनों ही चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, तुमने बीच का रास्ता चुना है सागिरी, और मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती थी मुझे। गेंजी फिर अपनी तलवार सागिरी को देता और कहता है एक योद्धा की तलवार उसकी आत्मा जैसी होती है और इसे अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से रोकुरो पहले ईजैन को मार चुका है। अगर तुम एक सामुराई हो तो मैं तुम्हें भागने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, पर उसके बदले में मैं तुम्हें कहूंगा कि रोकुरो को मार दो। उसने हमारे कई सारे साथियों को मारा है और सागिरी इसके तलवार को ले लेती है। वहीं पे हम देखते हैं गाबीमारू को जो कि सोच रहा होता कि काश इसके पास ऐसा चांस होता कि इसके ऊपर हमला कर पाता, काश दो के बदले एक लड़ रहे होते। पर अचानक से रोकुरो की उंगली कट जाती है और सागिरी हमें बताती है अगर तुम अपनी ब्लेड को शरीर के खिंचे हुए मसल के ऊपर हमला करोगे जहाँ पे हड्डियां थोड़ी कमजोर है तो तुम किसी भी ताकतवर शरीर को दो टुकड़ों में बांट सकते हो, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और शरीर के ऊपर यही चीज अप्लाई होती है, तुम्हें इनके शरीर का गैप ढूंढना है और मौका मिलते ही इनके ऊपर हमला कर देना है। यामादा साइमोन का यही स्टाइल है। गाबीमारू कहता है तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, मुझे हेल्प की जरूरत थी। वही हम देखते हैं सेंटा को जो कि यूजरिया को कहता है कि मैं अपने साथी को देख सकता हूँ क्या? पर यूजरिया कहती है उसके लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है और वैसे भी कोई भी मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला नहीं करने आ रहा, जबकि हम इतना ज्यादा शोर कर रहे हैं। इससे ज्यादा बढ़िया ये होगा कि हम आसपास की चीजों पे नजर रखें और ये चीज हमारे लिए बढ़िया ही होगी अगर ये लोग यहाँ पे मारे गए। वहीं पे हम देखते हैं गाबीमारू और सागिरी को, जहाँ सागिरी कहती है उसका अब खून रुक चुका है, हमें किस तरह उसके बोन के गैप को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं उसकी गर्दन उड़ा सकूं, पर ये काफी ज्यादा बड़ा है तो उसकी गर्दन उड़ाने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी। गाबीमारू कहता है तो फिर तो तुम्हें इसकी टांगों पे निशाना बना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए हैंडल कर दूंगा, क्या तुम उसके पैरों को काट सकती हो? या सागिरी इस चीज के लिए एग्री कर जाती है और इसे वो मौका मिल भी जाता है। पर अचानक से इसके साथियों का चेहरा इनके सामने आ जाता है और ये अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाती। यहाँ पे गाबीमारू पूछता है कि क्या हुआ? सागिरी कहती है कि कुछ नहीं।
सागिरी फिर सोच रही होती कि क्रिमिनल है जिसने मेरे सीनियर्स को मारा है, पर अगर वो गुस्से से इसके ऊपर हमला करेगी तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। इसे एकदम शांत रहना पड़ेगा और अपने इमोशन को साइड करके उस रीजन पे ध्यान देना पड़ेगा जिसके लिए ये लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। गाबीमारू का फिर अचानक से पैर रुक जाता है और यहाँ पे रोकुरोता इसके ऊपर हमला कर देता है, पर गाबीमारू किस तरह से डॉज कर देता है। वही सागिरी सोच रही होती है कि अगर इसका एक भी हमला इसके ऊपर पड़ा तो सागिरी मारी जाएगी। सागिरी फिर गाबीमारू को बताती है कि रोकुरोता को अगर इन्हें मारना है तो एक जगह इसे रोक के रखना पड़ेगा, तभी ये सिंगल ब्लो दे के इसे मार पाएगी। पर यहाँ गाबीमारू कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम इसे कैसे रोक पाएंगे, ये इतना बड़ा जाइंट है। पर कोई नहीं, मैं इस चीज को देख लूंगा। तुम यही कह रही हो ना, अगर ये एक जगह रुक जाए तो इसे तुम मार सकती हो, तो फिर ठीक है, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, पर मैं इसे किसी तरह रोक लूंगा। पर इन्हें अचानक से एक गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देती है जो कि रोकुरोता के पेट से आ रही होती है और वो रोने लग जाता है। इसकी आवाज इतनी भयंकर होती है कि इसे आसपास की चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं होता और गाबीमारू का ध्यान भटक जाता है और मौका देखते ही रोकुरोता इसके ऊपर हमला कर देता है और इसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। रोकुरोता साथ में रो भी रहा होता है। गाबीमारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ, पर किसी तरह ये उठ खड़ा होता है और सोचता है लगता है ये इसकी ताकत को झेल पाएगा, इसके वार को झेल पाएगा, ये इतना ज्यादा भी ताकतवर नहीं है। पर अचानक से गाबीमारू के शरीर से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, पर गाबीमारू हार नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे अपनी वाइफ के लिए वापस जाना पड़ेगा। हम देखते रोकुरोता को जो कि गाबीमारू के ऊपर हमला कर ही रहा होता है, पर यहाँ पे सागिरी बीच में आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होती है। पर वो साथ ही साथ सोच रही होती है कि उसे उसका दिमाग ठंडा करना पड़ेगा, उसे हर हालत में अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। पर अचानक से गेंजी की बात याद आ जाती है जिसने इसे कहा था कि तुमने चीजों को दो टुकड़ों में नहीं बांटा है, तुमने दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये सोचती कि हाँ, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इमोशन और रीजन दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये रोकुरोता के हमले को विटनेस कर लेती है और अचानक से हम देखते हैं जो सागिरी की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ सागिरी ये भी सोच रही होती है कि उसे किसी एक चीज को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि वो दोनों चीजों को फॉलो कर सकती है। बीच का रास्ता यूजरिया को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रही है, तो यहाँ पे सेंता उसे बताता है सागिरी एक औरत होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे हमें सुनाई देती है गेंजी की आवाज जहाँ पे बताता है कि सागिरी के पास शायद बैटल फील्ड में लड़ने का तजुर्बा कम हो, पर जब वो किसी काम को अपने दिल से लगा लेती है तो उस काम को वो किसी भी हाल में करके ही रहती है और उसकी जो घबराहट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जो उसकी स्वॉर्ड स्किल है वो एक ए रैंक स्वॉर्डमैन से भी काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। वो बेशक मॉन्स्टर्स और इस आइलैंड से डरती होगी, पर जब वो असाइनमेंट के काम पे जाती है और किसी क्रिमिनल को मारना होता है उसे, उसका डर बिल्कुल गायब हो जाता है। वही गाबीमारू जब सागिरी को लड़ते हुए देखता है वो समझ जाता है कि तो वही फीलिंग है जब उससे पहली बार मिला था, वो गलत नहीं था। सागिरी काफी ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं सागिरी लगभग रोकुरोता की गर्दन काट ही देती, पर रोकुरोता पीछे हट जाता है। उतने में गाबीमारू भी ठीक हो चुका होता है। गाबीमारू कहता है ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, तो मैं इसे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने वाला हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। मेरे नॉर्मल निंजुत्सु इसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं करने वाले, इसकी शरीर इतनी ज्यादा ताकतवर है, तो अगर इसकी मैसिव हल्क जैसे शरीर को हमें हराना है तो मुझे अपनी एकदम एक्सट्रीम लेवल की निंजुत्सु को यूज करना पड़ेगा। वह यूजरिया और सेंता यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं गाबीमारू को जो कि इसके ऊपर हमला तो कर देता है, पर आसपास की जगहों पे आग लगने लग जाती है। गाबीमारू अपनी अलग अलग निंजुत्सु का यूज करता है, पर इसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो इन दोनों का असली जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं सेंता को जो कि यूजरिया को पूछता है कि हम और कितनी ज्यादा दूर भागने वाले हैं। ये कहती कि हम जितना दूर हो सके उतना दूर भागेंगे, क्योंकि वो रोकुरोता को मारने की कोशिश नहीं कर रहे, वो पूरे जंगल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक पेड़ पौधे के अंदर तेल भरा पड़ा है जिससे आग जल्दी पकड़ेगी और सारी लकड़ी ज्यादातर सूखी हुई है। और जब जंगल में आग उठेगी तो रोकुरोता को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे धुआं उठ जाएगा। गाबीमारू सागिरी को कहता है ये जो स्मोक है इसके अंदर पॉइजन भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जितनी सांस लेगा ये उतना ही ज्यादा तड़पेगा। इसे आप एक तरह से होमोग्लोबिन कह सकते हो, जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है अगर आप ज्यादा सांस लेते हो तो, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आप थक जाते हो और धीरे धीरे आप मरने लग जाते हो। और रोकुरोता के भी साथ ऐसे ही होता है, वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है और वो अपनी गर्दन को नीचे डाल देता है। और यहाँ पे सागिरी को भी मौका मिल जाता है उसकी गर्दन को काटने का। यहाँ पे रोकुरोता अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर गाबीमारू उसके हाथ को किसी तरह रोक लेता है और कहता है सागिरी से कि जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। यहाँ पे सागिरी फिर अपने दिमाग को शांत करते हुए इसके गर्दन के ऊपर हमला कर देती है। रोकुरोता अपने अंतिम समय में अपने माँ बाप, अपने दोस्तों को और कई सारे लोगों को याद कर रहा होता है कि जब वो पैदा हुआ उसे हमेशा भूख लगती थी और हर कोई इसके साथ खेलना चाहता था शुरू में, पर धीरे धीरे उसका भूख बढ़ता गया और उसने अपने माँ बाप को ही मार दिया और भी विलेजर्स को मार दिया।
जिसके बाद ये हमेशा सोचता था कि इसके साथ कोई खेलता क्यों नहीं है। ये शरीर रोकुरोता के लिए एक श्राप की तरह था, ये जितना भी खा ले इसका शरीर का पेट बिल्कुल नहीं भरता था। आखिरी पलों में इसे सागिरी की आवाज सुनाई देती है जो कि इसे कहती है, हम तुम्हें मार के इस शरीर से मुक्ति दिलाएंगे ताकि तुम और रैम्पेज ना कर सको। मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना ज्यादा दर्दनाक है, पर मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्वॉर्ड स्किल का, तो इसके लिए मुझे माफ कर दो। और कोई भी तुमसे नफरत अब बिल्कुल नहीं करता। जो भी तुमसे नफरत करते थे वो सब अब मारे जा चुके हैं, तो अब तुम भी शांति से ही गहरी नींद में जा सकते हो। उतने हम देखते गाबीमारू को जो कि कहता है, ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम यहीं पे जल के मारे जाएंगे। सागिरी तुम सुन रही हो? सागिरी फिर अपने सीनियर को देखती है। सागिरी फिर अपने सीनियर की तरफ देखती है, वो देखती है कि वो मर चुका है। तो यहाँ पे गाबीमारू कहता है कि जल्दी करो हम मारे जाएंगे। यहाँ पे सागिरी यहाँ से निकलने का फैसला करती है। सागिरी साथ में सोच रही होती है कि क्रिमिनल से ज्यादा उसने अपने साथियों को यहाँ पे मरते हुए देखा है, पर नहीं, उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उसे ताकतवर बनना पड़ेगा। उसने ना ताकत को चुना है ना ही कमजोरी को चुना है, उसने दोनों को एक्सेप्ट किया है। ये दोनों किस तरह उस आग से बाहर निकल आते हैं, पर ये देखते हैं कि बड़े बड़े जायंट्स जो है वो उसी आग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो सागिरी से बताती है कि जो एनिमल्स है वो आग को जब देखते हैं वो उसे दूर भागते हैं, पर इनका बिल्कुल उल्टा है। गाबीमारू फिर से कहता है, हम उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन से ये आ रहे हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, यही रास्ता हमें एलेक्सर तक ले जाएगा, पर मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ इतने मार खाते हुए। तो सागिरी कहती है, तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते? गाबीमारू कहता है, क्या हार मान लूं? ये मेरे डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं। मैं चाहे जितना भी खतरा हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, उस एलेक्सर को ढूंढ के मैं अपनी वाइफ के पास जल्दी पहुंच जाऊंगा, जितनी जल्दी हो सके। और मुझे ये बताओ, तुम्हें अपने साथियों के बारे में चिंता नहीं है क्या? सागिरी कहती है, ऐसे कुछ नहीं है, उन्होंने ये काम खुद से चुना है, तो उनके बारे में चिंता करना उनकी बेइज्जती करने जितना होगा। उन्हें पता है वो इस काम में मारे जा सकते हैं, पर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर मुझे अपने काम को जल्दी कंप्लीट करना है, मुझे एलेक्सर को ढूंढ के उन सभी को यहाँ से आजाद करना है। वहीं पे हम देखते हैं ये यूजरिहा और सेंटा को देखते हैं। गाबीमारू यूजरिहा को कहता है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था मुझसे, तुम मेरे साथ लड़ोगी, तुम भाग क्यों आई? पर यूजरिहा कहती है कि सामने देखो एक विलेज है। गाबीमारू कहता है कि कौन सा विलेज? जब वो देखता है तो यहाँ पे एक छोटा सा खंडर वाला विलेज होता है। तो यहाँ पे सेंटा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, शेंसेक्यो में सचमुच लोग रहते हैं और ये विलेज सचमुच एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे हर्मिट्स रहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं आजा को, जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर को मार के उनका खून पी रहा होता है और अपने भाई को भी कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी पी लो। पर ये पूछता है कि ये सेफ है खाने के लिए क्या? आजा कहता है, मैं तुम्हें खाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो पीने के लिए कह रहा हूँ। और वैसे भी जो इनका ब्लड होता है वो हमारे लिए पानी की तरह होता है। और हाँ, पहले तुमने हर्मिट्स के बारे में कहा था ना, उनका क्या? तो तोमा इसे बताता है कि वो इमेजिनरी है। अगर शिंगशैन फिलॉसफी की माने तो वो सुपर ह्यूमन की तरह होते हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और उस जगह में ज्यादातर ओल्ड मैन रहते हैं जिनके पास मिस्टीरियस स्पेल होते हैं, जो कि एक तरह से इमॉर्टल है और वो इसी आइलैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हर्मिट्स को होना चाहिए था, ना कि मॉन्स्टर को, जो कि शिंजुक्यू में रहते हैं। पर पता नहीं मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे है। आजा फिर तोमा को कहता है कि चिंता मत करो, उस बूढ़े आदमी को तुम आराम से मार देंगे, उसके पास जितने भी स्पेल हो। पर अचानक से आजा को कुछ आवाज सुनाई देती है और आजा पेड़ पौधे काटते हुए उसी आवाज की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जब ये उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है, तो ये देखता है कि दो लोग यहाँ पे संभोग कर रहे होते हैं और एक दूसरे को साथ में किस भी कर रहे होते हैं। इन दोनों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि अभी अभी इन्होंने क्या विटनेस किया। और अचानक से ये दोनों इन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं और जो यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देर को तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आजकल थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है, पर हाँ यार, हम डेली वीडियो लाते हैं और अलग अलग वीडियो डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मजा आए। और नई एनिमीज भी लाने वाले हम, चिंता मत करो, पुराने एनिमीज से ले तक सारे एनिमीज को हम एक्सप्लेन करेंगे टाइम टू टाइम एंड आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।